पादपों में पोषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जीवों को विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति पोषक तत्वों से होती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत के लिए विभिन्न कच्चे माल की जरूरत होती है। ये कच्चा माल पोषक तत्वों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी कच्चे माल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहां भोजन बनता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट होती हैं। पौधे के हरे भाग में वर्णक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। मनुष्यों में पोषण। मनुष्य को बढ़ने, प्रजनन करने तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना हमारा शरीर गर्म नहीं रह सकता, ऊतकों का निर्माण नहीं कर सकता या दिल की धड़कन को बनाए नहीं रख सकता। सही खाना खाने से कुछ बीमारी से बचा जाता है या बीमारी होने पर तेजी से ठीक हो जाते हैं। हमारे भोजन में रासायनिक पदार्थ जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है, वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। मनुष्यों में पोषण अंतःग्रहण से शुरू होता है, जिसका अर्थ है भोजन को मुंह में लेना, तथा समाप्त होता है उत्सर्जन से, जिसका अर्थ है शरीर से अप्रयुक्त भोजन को हटाना। दांतों का उपयोग भोजन को काटने तथा चबाने के लिए किया जाता है। आहार नाल में कई अंग होते हैं, जैसे ग्रसिका, आमाशय, छोटी तथा बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा। पाचन ग्रंथियों में पाचक रसों का स्राव होता है। अंतःग्रहण। मनुष्य के पास भोजन के अंतःग्रहण के लिए एक विशेष अंग होता है। इसे मुंह कहा जाता है। अतः मनुष्य में भोजन मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है। हाथों की सहायता से भोजन को मुंह में डाला जाता है। पाचन। मनुष्यों में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह की गुहा में दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, चबाते तथा पीसते हैं। दांत पाचन में मदद करते हैं। हमारे मुंह में लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं। हमारी जीभ भोजन के साथ लार को मिलाने में मदद करती है। अवशोषण। पाचन के बाद भोजन के अणु इतने छोटे हो जाते हैं कि वे छोटी आंत की दीवारों से होकर हमारे रक्त में जाते हैं। इसे ही अवशोषण कहा जाता है।
स्वांगीकरण। विकास तथा ऊर्जा के लिए भोजन का उपयोग होना। निष्कासन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। आमाशय में पाचन। मुंह से भोजन को ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में ले जाया जाता है। आमाशय एक जे आकार का पेशीय अंग है जो डायाफ्राम के नीचे उदर में स्थित होता है। भोजन अस्थायी रूप से यहाँ जमा होता है और यहाँ रासायनिक पाचन शुरू होता है। आमाशय में भोजन गैस्ट्रिक जूस की क्रिया से टूट जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन होता है, जो एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। जब भोजन मुंह में होता है, तब आमाशय जठर रस का उत्पादन शुरू कर देता है। गालों तथा जीभ की नसें उत्तेजित होती हैं और मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। मस्तिष्क बदले में आमाशय की दीवारों में नसों को संदेश भेजता है। भोजन के आने से पहले गैस्ट्रिक जूस के स्राव को उत्तेजित करता है। गैस्ट्रिक रस उत्पादन के लिए दूसरा संकेत तब होता है जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तथा आस्तर को छूता है। गैस्ट्रिक रस आमाशय की दीवारों की परत से सेलेस्मा के साथ स्रावित होते हैं, जो आमाशय के परत को एसिड के कार्य से बचाने में मदद करती है। शक्तिशाली आमाशय के मांसपेशियों की 3 परतें भोजन को काइम नामक गाढ़े तरल में बदल देती है। समय समय पर काइम को पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से गुजार दिया जाता है, जो आमाशय तथा छोटी आंत के बीच का छिद्र है। छोटी आंत में पाचन। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। यह 7 मीटर लंबी एक नली होती है जो आमाशय के दूरस्थ सिरे से निकलती है और बड़ी आंत तक जाती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और अत्यधिक कुंडलित और मुड़ी हुई होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है: डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। पित्त वसा को सूक्ष्म बूंदों में विखंडित करता है तथा इस प्रकार वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। इसलिए पित्त को पाचक रस कहा जाता है, हालांकि इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। फिर अग्नाशय आमाशय के नीचे स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय की वाहिनी के माध्यम से डुओडेनम में अग्नाशय के रस को स्रावित करता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति 5 मिलियन तक के छोटे अंगुली जैसी प्रवर्ध से बनी होती है, जिसे दीर्घरोम कहा जाता है। दीर्घरोम या विली आंत के सतह के क्षेत्र में बहुत वृद्धि करके पोषक तत्वों के अवशोषण की दर को रक्त प्रवाह में बढ़ाते हैं। बड़ी आंत में पाचन।
बिना अवशोषित भोजन को बड़ी आंत में भेजा जाता है। यह एक चौड़ी मांसल नली होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर व्यास होता है। इसमें सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तथा मलाशय होते हैं। ये शरीर के दाहिनी ओर आरोही विहदांत्र के रूप में ऊपर उठता है, अनुप्रस्थ विहदांत के रूप में आमाशय को पार करता है तथा बाईं ओर अवरोही विहदांत के रूप में नीचे उतरता है। फिर मलाशय तथा गुदा तक पहुंचने से पहले एस आकार का अवग्रह बृहदांत्र बनाता है। पेशीय मलाशय लगभग 6 इंच लंबा गुदा के माध्यम से मल को बाहर निकालता है, जिसमें एक बड़ा पेशी अवरोधन होता है जो अपशिष्ट पदार्थ के मार्ग को नियंत्रित करता है। बड़ी आंत पाचन के अपशिष्ट उत्पादों से पानी निकालती है और इसका कुछ हिस्सा रक्त में लौटाती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का उपयोग करता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र स्थल है और मुक्त होने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित किया जाता है और आवश्यकतानुसार छोड़ा जाता है। श्वसन के चरण: ए. ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ना। यह चरण साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज अणु पाइरूविक अम्ल में टूट जाते हैं। ग्लूकोज अणु 6 कार्बन परमाणु से बना होता है, जबकि पाइरूविक अम्ल 3 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। बी. पाइरूविक अम्ल का भाग्य। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूविक एसिड का टूटना होता है और बनने वाले अणु किसी विशेष जीन में श्वसन के प्रकार पर निर्भर करते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पाइरूविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा निकलती है तथा पानी के अणु भी बनते हैं। अवायवीय श्वसन इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पाइरूविक एसिड या तो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। इथाइल अल्कोहल आमतौर पर खमीर या बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में वायवीय श्वसन के मामले में बनता है। लैक्टिक एसिड कुछ रोगाणुओं के साथ साथ मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी बनता है। इस प्रतिक्रिया के लिए समीकरण निम्नानुसार लिखे जा सकते हैं। मनुष्यों में श्वसन। मानव श्वसन प्रणाली फेफड़ों की एक जोड़ी से बना है। ये नलियों की एक प्रणाली से जुड़े होते हैं जो नसिका छिद्रों के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। मानव
श्वसन प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य संरचनाएं हैं। नसाद्वार। मानव में 2 नसाद्वार होते हैं जो एक नासिका मार्ग बनाते हैं। नासिका छिद्र की भीतरी परत बालों से ढकी होती है तथा श्लेष्मा स्राव के कारण गीली रहती है। श्लेष्मा तथा बाल सांस की हवा से धूल के कणों को छानने में मदद करते हैं। नाक के मार्ग में प्रवेश करने पर आगे की हवा गर्म होती है। ग्रसनी। यह एक ट्यूब जैसी संरचना है जो नासाद्वार के बाद भी जारी रहती है। कंठ। यह भाग ग्रसनी के बाद आता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। श्वास नली। यह उपास्थि के छल्ले से बना है। उपास्थि के छल्ले हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली के निपतित होने से रोकते हैं। श्वसनी। श्वास नली से एक जोड़ी श्वसनी निकलती है। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी होती है। श्वसनिका। एक श्वसनिका फेफड़ों के अंदर शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित होता है। कूपिका। ये श्वसनिका के अंत में वायु कोश होते हैं। कूपिका कोश एक बहुत पतली झिल्ली से बना होता है और वह स्थान होता है जहां रक्त केशिकाएं खुलती हैं। यह कूपिका कोश है जहां ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है। कूपिका कोश में गैसों का आदान प्रदान दाब के अंतर के कारण होता है। मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय एक मांसल अंग है जो हृदय के माध्यम से निरंतर रक्त परिसंचरण करता है और यह मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हृदय एक अंग है लेकिन विभिन्न ऊतकों के संग्रह से बना है। यह 4 कक्षों में विभाजित है। 2 ऊपरी कक्षों को बायां तथा दायां अलिंद कहते हैं। 2 निचले कक्षों को दायां तथा बायां निलय कहा जाता है। कक्षों के वाल्व मायोकार्डियम नामक विशेष मांसपेशियों से बने होते हैं जो शरीर की सभी कोशिकाओं में रक्त वितरित करने के लिए लगातार तथा लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती है। भीतरी परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है और उस रक्त से इसका संपर्क होता है जिसे हृदय पंप करता है। यह रक्त वाहिकाओं के आंतरिक अस्तर के साथ विलीन हो जाता है और हृदय के वाल्वों को ढक लेता है। मानव हृदय रक्त का संचरण फुसफुसिया तथा तंत्रीय परिपथ के माध्यम से होता है। इन मार्गों में शामिल है ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व और महाधमनी वाल्व। माइट्रल तथा ट्राइकस्पिड वाल्वों को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अलिंद तथा निलय के बीच पाए जाते हैं। महाधमनी और पल्मोनरी को अर्धचंद्राकार वाल्व क्रमशः बायां निलय तथा दाएं निलय को पल्मोनरी धमनी तथा महाधमनी से अलग करता है। ये वाल्व कार्डे टेंडिने से जुड़े होते हैं जो वाल्व को दिल की पैपिलरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बाएं अलिंद तथा निलय को दाएं अलिंद तथा निलय से अलग करती है। हमारे दिल के
दो पहलू हैं, शारीरिक तथा कार्यात्मक रूप से पंपिंग करना। परिवहन लसिका तंत्र। लसिका रक्त के जैसा होता है, लेकिन लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता। लसिका तरल पदार्थ से बनता है जो रक्त कोशिकाओं में रिसता है और ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थानों में जाता है। यह द्रव लसिका वाहिकाओं के माध्यम से एकत्र होता है और अंत में रक्त केशिकाओं में वापस आ जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ लसिका को निकालना, परिवहन तथा चयापचय है। लसिका प्रणाली, इसकी संरचना और इसके सबसे बुनियादी कार्य दोनों के संदर्भ में परिवहन प्रणाली के समान है। पादपों में परिवहन। सभी हरे पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। अन्य कार्बनिक पोषक तत्वों में ये जड़ों से अवशोषित होते हैं क्योंकि वे मिट्टी के संपर्क में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार सामग्री तथा जड़ों द्वारा अवशोषित सामग्री को पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। पौधे में परिवहन के विशिष्ट संवहनी ऊतक होते हैं। पौधों में दो प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी तथा खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह वाहिनिकाएं जाइलम वाहिकाओं तथा जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर से बने होते हैं। वाहिनिकाएं तथा जाइलम वाहिकाएं संवाहक तत्व होते हैं। जाइलम पौधों में एक लंबी नली बनाता है जो जड़ों से तने तक, पत्तियों की सिराओं तक जाती है। फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लोएम चालनी नलिका और साथी कोशिकाओं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से बना होता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं संवाहक तत्व होते हैं। उत्सर्जन तंत्र। कोशिकाएं उन आवश्यक पदार्थों का उपयोग करती हैं जो शरीर के परिवहन तंत्र द्वारा उन तक ले जाए जाते हैं। कोशिकीय चयापचय के परिणाम स्वरूप कुछ हानिकारक तथा जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवित जीवों के पास इन पदार्थों से छुटकारा पाने के साधन हैं। चयापचय अपशिष्टों को हटा पाने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। एक कोशिकीय पौधों तथा जंतुओं में यह प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। उच्चतर जानवरों में बहुत अच्छी तरह से विकसित उत्सर्जन प्रणाली होती है। उत्सर्जी अंगों में शामिल हैं गुर्दे, फेफड़े, यकृत तथा त्वचा। यदि यह अंग बिना रुके गतिविधि नहीं करते तो शरीर खुद के मेटाबॉलिक अपशिष्टों द्वारा
जल्दी ही जहरीला हो जाता है। ये अंग शरीर की अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा दिलाने में भी मदद करते हैं। गुर्दा एक बहुत ही जटिल अंग है और यह बड़ी संख्या में इकाइयों से बना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। एक नेफ्रॉन में एक प्याली जैसी संरचना होती है जिसे बोमन्स कप कहा जाता है, जिसके बाद एक अत्यधिक कुंडलित ट्यूब होती है। जब चयापचयी अपशिष्ट युक्त ग्लोमेरुलस में लाया जाता है तो पानी, लवण तथा यूरिया को यहाँ फिल्टर किया जाता है। यह अपशिष्ट लंबी नलिका तथा श्रोणि की एक फली से होकर गुजरता है। मूत्रवाहिनी की शुरुआत तरल यूरिया के रूप में होती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है।